अगली है क्यूराइल की जलधारा। यह एक ठंडी जलधारा है और यह भी आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? आर्कटिक महासागर से। और यह आर्कटिक महासागर में ठंडा जल है, तो यह ठंडा जल लेके कहाँ आती है? प्रशांत महासागर में आती है। और यहाँ पर यह क्यूरोशियो की गर्म जलधारा से मिल जाती है। कहाँ पर? जापान के पास। जापान के पास ये क्यूराइल की जलधारा क्यूरोशियो जलधारा से मिल जाती है। जैसे अभी हमने जाना था ना, अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर की जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा से किस स्थान पे मिलती है? न्यूफाउंडलैंड के पास। ऐसे ही क्यूराइल की जो जलधारा है वह क्यूरोशियो की जलधारा के साथ मिल जाती है। और वे स्थान जहां पर ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती हैं, वहां पर बहुत अधिक कोहरा पड़ता है। यानी ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलने के स्थान पर घना कोहरा पड़ता है और यह कोहरा जलयानों के लिए काफी हानिकारक होता है। उसके अतिरिक्त जहां पर ये गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहां पर एक खास प्रकार की समुद्री घास भी उगाती है और यह समुद्री घास मछलियों का भोजन होती है। इसलिए ऐसे स्थानों पे खूब मछलियां पाई जाती हैं। इसी कारण ये जो क्षेत्र होते हैं जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वे मत्स्य उद्योग के लिए काफी विख्यात होते हैं। बच्चों, जलधाराएं जो होती हैं वह समुद्र की गतियों में सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं और इन जलधाराओं का सबसे अधिक प्रभाव तटीय क्षेत्रों में होता है। यानी कि जिन तटों से ये होकर बहती हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। ये जिन तटों से बहती हैं वहां के मौसम और जलवायु को काफी प्रभावित करती हैं। अपनी स्वभाव ठंडी या गर्म के अनुसार ये उस स्थान के मौसम और जलवायु पर प्रभाव डालती हैं। तो इनके जो प्रभाव हैं वो लाभप्रद भी होते हैं और हानिप्रद भी। आइए बारी बारी से इनके लाभप्रद प्रभावों और हानिप्रद प्रभावों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाभप्रद प्रभाव। जिन जो गर्म जलधाराएं हैं उनके ऊपर जो हवाएं चलती हैं, ये हवाएं गर्म जलधाराओं से नमी प्राप्त करती हैं और नमी प्राप्त कर ये तटवर्ती क्षेत्रों में यानी तटीय भागों में वर्षा करती हैं। यानी गर्म जलधाराओं के प्रभाव से तटवर्ती क्षेत्रों में बारिश होती है। उसके अतिरिक्त जो गर्म जलधाराओं के प्रभाव से जो ठंडे स्थान है वहां के समुद्र तट बर्फ से, जब सर्दियां पड़ती हैं तो बर्फ से जम नहीं पाते। जैसा कि अभी हमने जाना था ना कि जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है ये गर्म जल लेकर यूरोप के पश्चिमी तटों पर पहुंचती है और इसी के प्रभाव से जो यूरोप के तट हैं, उत्तर पश्चिमी तट हैं, वो सर्दियों में बर्फ से जम नहीं पाते हैं। तो इसी कारण ये व्यापार के लिए पूरे साल भर खुले रहते हैं। तो ऐसे स्थान जहां पर ये गर्म जलधाराएं गर्म जल लेके पहुंचती हैं, वहां के बंदरगाह व्यापार के लिए और समुद्री जलयानों के आवागमन के लिए वर्ष भर खुले रहते हैं, जैसे कि यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी बंदरगाह। उसके अतिरिक्त जहां पर ये गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां पर एक खास प्रकार की समुद्री घास उगती है। इसे प्लैंकटन कहा जाता है। यानी कि प्लैंकटन नाम की एक समुद्री घास उगती है। यह समुद्री घास मछलियों का भोजन होती है। इसीलिए ऐसे भाग जहां पर ये ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वे स्थान पर बहुत मछलियां पाई जाती हैं और ऐसे स्थानों जो हैं वो विश्व के प्रमुख मत्स्य केंद्र होते हैं। अब जानते हैं इनके हानिप्रद प्रभावों को। जैसे जलधाराओं के प्रभाव से तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, इसके ठीक विपरीत जो ठंडी जलधाराएं हैं वो तटीय भागों में वर्षा होने से रोकती हैं। तो ऐसे स्थान जहां से ठंडी जलधाराएं होकर गुजरती हैं, वहां पर मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त जहां पर ये गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, उन स्थानों पर बहुत अधिक कोहरा पड़ता है और यह कोहरा जलयानों के लिए काफी हानिकारक होता है, क्योंकि इस कोहरे में समुद्री जलयानों को कई बार अपना मार्ग ठीक से दिखाई नहीं देता और वे अपने रास्तों से भटक जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो ठंडी जलधाराएं हैं उनके साथ बड़े बड़े हिमखंड यानी आइसबर्ग भी
बहकर आ जाते हैं। और अभी हमने जाना था कि आइसबर्ग का केवल कुछ प्रतिशत भाग ही समुद्र के ऊपर दिखाई देता है, इसका बहुत बड़ा भाग समुद्र के नीचे होता है, जिसके कारण जलयान इसके सही आकार का अंदाजा नहीं लगा पाते हैं और इस कारण उनसे टकराकर कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अब हम जानते हैं समुद्र की गतियों में सबसे विनाशकारी गति सुनामी के बारे में। बच्चों, सुनामी जो है वो जो सागरीय गतियां हैं उनमें सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। अब सुनामी की उत्पत्ति किन कारणों से होती है? कई बार समुद्र की तलहटी में तीव्र भूकंप आने के कारण बहुत ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। जब ये ऊंची लहरें तटवर्तीय भागों में पहुंचती हैं तो ये बहुत विशाल और उग्र रूप धारण कर लेती हैं, जिसके कारण ये तटवर्तीय भागों में विनाशकारी प्रभाव डालती हैं। जैसे यहाँ आपको चित्र में सुनामी लहरें दिखाई दे रही हैं। भारत के उत्तर पूर्वी तट पर 26 दिसंबर को 2004 में जो सुनामी आई थी उससे तटवर्तीय क्षेत्रों में अत्यधिक क्षति हुई थी। बच्चों, आइए समुद्र के बारे में कुछ और रोचक तथ्यों को जानते हैं। आपको क्या लगता है कि समुद्र की तलहटी कैसी होती होगी, चपटी या उबड़ खाबड़? बच्चों, समुद्र की जो तलहटी होती है वो चपटी ना होकर उबड़ खाबड़ होती है और समुद्र की तलहटी में के अंदर सबसे अधिकतम लंबाई वाले पर्वत, अधिकतम गहराई वाली खाइयां और विशाल मैदान पाए जाते हैं। और महाद्वीपों के किनारे से समुद्र की तली तक जो स्वरूप मिलता है उसे क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त कहते हैं। देखिए, आप इसे चित्र की सहायता से समझ सकते हैं कि महाद्वीपों के किनारों से समुद्र की तली तक जो स्वरूप दिखाई देता है, देखिए यह है मगन महाद्वीपीय मग्न तट। उसके बाद जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती जाती है एक ढाल दिखाई देता है, इसे महासागरीय मग्न ढाल कहा जाता है। जहां पर खूब विशाल मैदान होता है उसे महासागरीय मैदान कहते हैं और जो खाइयां आती हैं और जो उसे महासागरीय गर्त कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी समुद्र में अनेक प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कटक, पहाड़ी, समुद्री पर्वत, खाइयां और मैदान। जैसे पवनें उत्तरी गोलार्ध में हमेशा दाहिनी तरफ मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ मुड़ती हैं कोरियालिस बल के कारण, उसी प्रकार से धाराएं भी हमेशा उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। और बच्चों, क्या आप जानते हैं कि विश्व के कुल भंडार का केवल 1% ही ताजे पानी के रूप में भूमिगत जल या भूमि के ऊपर विभिन्न जलाशयों, नदियों और झीलों में उपलब्ध है। 2% जल हिमनदों और हिम की चट्टानों के रूप में है और बाकी 97% जल महासागरों में ही पाया जाता है। पृथ्वी पर जितना भी जल है, चाहे वह वाष्प के रूप में वायुमंडल में हो या द्रव के रूप में नदियों, झीलों, सागरों, भूमिगत जल के रूप में हो, वह कभी भी वह निरंतर चलता रहता है। यानी जल जो है वो वाष्प से द्रव और द्रव से वाष्प में निरंतर एक चक्र के रूप में चलता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। और महासागरों में औसत खारापन 35 भाग प्रति 1000 होता है। तुर्की की जो वान झील है वह विश्व की सबसे अधिक खारी झील है। और आपने पिछले भाग में ज्वार भाटे के बारे में जाना था ना, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आते हैं।